नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी समस्या की। देश की ही नहीं, विश्व की, पूरी दुनिया की। जी हां, मैं कोरोना की बात करने वाला हूं। कोरोना को लेकर हमने लापरवाही बरती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। त्योहारों के समय हम बेलगाम हो गए, बाजार खुल गए, आप, मैं, हम सब, हमारे परिवार वाले बाजार में गए, धड़ल्ले से गए, मास्क भी लगाना, हमने एक थकान आ गई है, एक फटीग आ गई है। और ये मौका मिल गया इस वायरस को फिर से मुंह बाने का। और डॉक्टरों ने, जानकारों ने पहले ही आगाह किया था कि सर्दियां आएंगी, मौसम बदलेगा, खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार ऐसे लक्षण आएंगे और ये खुली दावत होती है कोरोना के लिए। और वही होता दिख रहा है। आंकड़े आप जानते हैं, 91.5 लाख से ऊपर कुल आंकड़े, संक्रमण के आंकड़े पहुंच गए हैं। अब उनमें से एक्टिव केसेस 4.5 लाख हैं। लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा। समस्या है, यह सरकार भी मान रही है, हमारी अदालतें भी मान रही हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। पर इसे हमने नजरअंदाज किया और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं कोरोना को लेकर ही। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आरटी-पीसीआर की लैब बनाने की बात हो रही है, क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, आईसीयू के बेड्स बढ़ाने की बात हो रही है। मैं उन आंकड़ों में फिर से नहीं जा रहा हूं, पर यह समस्या के संकेत हैं। हालात और भयावह हो सकते हैं और यह सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं है। अभी तक ज्यादातर चर्चा दिल्ली पर ही केंद्रित है, जहां मैं बैठा हूं। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वहां की बात नहीं होगी। मैंने कल भी कार्यक्रम में कहा था, अब यह गांव देहात, दुर्गम इलाकों में भी पहुंच गया है यह वायरस। लाहौल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल इलाका जो है, बहुत से लोग तो आप जानते भी नहीं होंगे वो कहां पर है। दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहां पर एक शादी हुई एक गांव में 41 बाशिंदे, 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा का पूरा गांव कोरोना की जद में आ गया है। अब इसी के चलते अलग अलग सरकारें, देखिए, साझा लड़ाई अब भी हम लड़ने को तैयार नहीं है। अलग अलग सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना रिपोर्ट के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। खास ये दिल्ली, गुजरात, गोवा से आने वालों के लिए नियम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शादियों का मौसम भी, साए भी शुरू होने वाले हैं। अब 100 से ज्यादा लोग शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। बैंड, डीजे पर पाबंदी, बुजुर्गों, बीमारों पर रोक लगाई गई है। शादी समारोहों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। संक्रमण रोकने के उपायों की जानकारी मांगी। सीधा पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी कह चुका था, मरने वालों के परिजनों को आप क्या जवाब देंगे। पर फिर कहूंगा, दिल्ली तक की बात नहीं है। हिमाचल में अब 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। दफ्तरों में आधा स्टाफ ही अब काम करेगा। 4 जिलों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। रैलियों पर रोक लगा दी हिमाचल में। यह बात और है, हमने चुनाव भी करवाए। बिहार में चुनाव हुए, खुलेआम धज्जियां उड़ी चुनाव आयोग की, आचार संहिता की। बिना मास्क के हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए नेताओं को सुनने के लिए। तो ये देखिए, हमने भी लापरवाही बरती है, ये एक हकीकत है। ऐसे में अब ये सवाल, मैंने अलग अलग राज्यों के आपको उदाहरण दिए। कोई नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, कोई बिना कोरोना रिपोर्ट के एंट्री की इजाजत नहीं देगा, शादी ब्याहों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या हम लिमिटेड लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? वही एक तरीका बच गया है क्या इस संक्रमण को, इस वायरस को मात देने के लिए? और दूसरी ओर देखिए, खबरें आती हैं, वैक्सीन आने वाली है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की भी खबर है आज कि जो ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साथ बना रहा है ऑक्सफोर्ड, और भारत में ही इसके सीरम बन रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट में।
ये जनवरी, अगले साल जनवरी, यानी कि अब से 2 महीने बाद जनवरी फरवरी में ये वैक्सीन आ जाएगा। भारत बायोटेक भी एक वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन, उसकी भी आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि वो फरवरी तक आ जाएगा। फाइजर कह रहा है कि नहीं, हमने बना ली है, हमारी वैक्सीन 95% कारगर है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 11-12 दिसंबर से यह वैक्सीन मिलने भी लग जाएगी। तो आप में, मुझ में, किसी भी सामान्य व्यक्ति में यह आशा जगती है कि देखिए अब वैक्सीन आ जाएगी तो फिर हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन ये वैक्सीन भी कितनी कारगर साबित होंगी? तारीखें बहुत आ रही हैं, वो आ भी जाएगी क्या जब तक उम्मीद की जा रही है? और सबको मिल जाएंगी क्या वैक्सीन? आपको, मुझको, जो लेना चाहे, क्या ओवर द काउंटर जाइए भैया वैक्सीन दीजिए, घर में आकर लगा लीजिए और कोरोना से तौबा हो जाएगी? या ये भी एक चरणबद्ध तरीके से पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, उनको दिया जाएगा, फिर बुजुर्गों का नंबर आएगा, गर्भवती महिलाएं? इसकी एक्यूरेट डेट क्या होगी और क्या हमें ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं और देश और दुनिया के टॉप डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। यह राजनीतिक पैनल नहीं, कोई बीजेपी, कांग्रेस, किसी और राजनीतिक दल का नुमाइंदा मैंने नहीं बुलाया है। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, यहां पर सलीके से, तरीके से आपको समझाने और हकीकत बताने, हकीकत से रूबरू कराने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, नई कोरोना लहर फिर लॉकडाउन लाएगी और कोई तरीका है क्या? और वैक्सीन की सही तारीख क्या है? चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़ गए हैं और फाइजर की इस वैक्सीन की बातें हो रही हैं कि भैया 11-12 दिसंबर को वो मिल जाएगी। इनसे हम जानेंगे। डॉक्टर संजीव चौबे मेरे साथ शंघाई से जुड़ गए हैं, सेंट माइकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। और आप जानते ही हैं इस संक्रमण की शुरुआत चाइना से हुई थी, लेकिन चाइना में अब संक्रमण सेकंड वेव, थर्ड वेव की बातें नहीं आ रही हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमने नहीं किया, यह मैं उनसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर हैं मेरे साथ, बहुत ही खास मेहमान आज के शो के, फॉर्मर हेड साइंटिस्ट एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज एट ICMR, जो हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां के हेड साइंटिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर संजय राय हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स में। और डॉक्टर JS अरोड़ा, पेशेंट सेफ्टी, मरीजों की सेफ्टी के लिए क्या उपाय होने चाहिए, कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धीरज कौल, आम आदमी की उत्सुकता होने लगती है, मैं अभी जो जो चीजें हुई हैं और हमने कैसे लापरवाही बरती है उस पर तो मैं आऊंगा, पर पहले वैक्सीन को लेकर अमेरिका में 11-12 दिसंबर की तारीख तय की जा रही है। ये वैक्सीन आएगी भी क्या, आम आदमी को कब मिल पाएगी? और फाइजर भारत में तो शायद काम ना कर पाए, 80 डिग्री, -80 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, हमारे यहां तो वो उस तरह की स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं है। तो इसको थोड़ा समझाइए दर्शकों। देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे मैं पहले भी आपके शो में बता चुका हूं, फाइजर वैक्सीन की काफी लिमिटेशंस हैं। एक है टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 5 दिन की शेल्फ लाइफ। तो इंडिया जैसी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत मुश्किल होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रिमोट एरियाज के अंदर। सो मुझे नहीं लगता अभी तक वो प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ऑल दो यूरोप के लिए वो बोल रहे हैं कि हम आइस्ड बॉक्स के अंदर डाल के देंगे, अभी तक उसका डाटा स्टैटिक नहीं है। दूसरी कंपनी जो मॉडर्ना, जिसका भी रिजल्ट आया था जिसमें 94.5% लोगों में अच्छी एफिकेसी थी और 65 से ऊपर लोगों को भी दिया, वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके फ्रिज का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रखा जा सकता है। 30 दिन उसकी शेल्फ लाइफ है और तकरीबन आप समझ लीजिए 12 घंटे वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो थोड़ी मोर प्रैक्टिकल है, लेकिन दोनों की कीमत बहुत महंगी पड़ रही है। फाइजर की कीमत $40 है, $20 का एक शॉट, 2 शॉट $40 के। और मॉडर्ना की वैक्सीन नई कंपनी है, आज तक एक भी वैक्सीन नहीं बनाई, $25 का एक शॉट, 2 शॉट $50 के। लेकिन आज कल रात को बहुत ही अच्छी खबर आई है हमारे लिए कि एस्ट्राजेनेका के प्रिलिमिनरी डाटा बाहर आ गया है, जिसने दिखाया है कि उसकी एफिकेसी 63% है अगर आप पूरे 2 फुल डोजेज लीजिए, और 90% है अगर आप हाफ डोज पहले टाइम लीजिए और 1 महीने बाद पूरा डोज ऑफ वैक्सीन लीजिए।
और तकरीबन 7 से 14 दिन के बाद अच्छा रिजल्ट दिखता है। सबसे अच्छी बात एस्ट्राजेनेका की ये है कि ये $3 का एक शॉट है, 2 शॉट होंगे $6 के 1 मंथ अपार्ट, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल इसके बड़े अच्छे हैं, कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, और इसको आप रेगुलर रेफ्रिजरेटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि इसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने है, 6 मंथ्स। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज एस्ट्राजेनेका हमारे यहाँ ही बन रही है, हमारे सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। बिल्कुल, और आपको जान के ये खुशी होगी कि मिलियंस ऑफ डोजेस बन चुकी हैं ऑलरेडी। अब ये भारत, अभी वो प्रिलिमिनरी डाटा उन्होंने आज सबमिट करेंगे, जो आज मंडे है। उसके बाद उनका एक ओपन पैनल इसको रिव्यू करेगा, जिसके अंदर हफ्ते से तो ये एक अच्छी खबर है। एक मिनट, डॉक्टर रमन, ऑथराइजेशन यूज के लिए दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर रमन, एस्ट्राजेनेका को लेकर अभी डॉक्टर धीरज कौल जो कह रहे हैं कि इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, बन भी हमारी सीरम इंस्टीट्यूट में रही है पुणे में, 100 करोड़ डोजेस की बात है, लेकिन आम भारतीय के लिए ये कब तक आ जाएगी? इसकी टाइमलाइन भी कुछ दिख रही है आपको? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले से ही, यानी वो वैक्सीन ट्रायल जैसे शुरू हुई, जब से ही इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, उसमें एक किस्म की रिस्क थी कि अगर ये वैक्सीन असरकारक न दिखे तो शायद उनका पैसा उसमें डूब जाता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। आज के तौर पे उनका भी दावा है कि हम जनवरी महीने से ये वैक्सीन रोल आउट करेंगे। अब जब ये वैक्सीन रोल आउट होगी तो सरकार ने एक सोचा है कि ये प्रायोरिटाइज करके वैक्सीन दिए जाएगी। अब ये सिर्फ सीरम वाली रहेगी या भारत बायोटेक वाली भी रहेगी? हाँ, कोवैक्सीन भारत बायोटेक भी बना रहा है। तो इसके बारे में अभी हमको इतनी मालूमात है नहीं है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स आना है। तो मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी तक सारों के रिजल्ट्स आएंगे और फिर उसमें से वैक्सीन चूज की जाएंगी, और वो देने में पहली प्रायोरिटी जो है वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोगों को, और जो 65 साल के ऊपर के उम्र के हैं जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, ऐसे लोगों को पहले दिया जाएगा। हम अगर सोचें तो मेरे अंदाज से जो 30 करोड़ डोज की जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है, वो शायद हमको देने में शायद अगले 6 महीने लगेंगे। जून महीने तक वो शायद हम दे पाएंगे, और उसके बाद में ये वैक्सीन अगर हम चाहें तो वो बाकी लोगों को भी देने की कोशिश कर पाएंगे। यही बात मैं आपसे समझना चाह रहा था डॉक्टर रमन। 100 करोड़ के करीब डोजेज सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, पर ये नहीं कि भारत में बन रही है तो भारत का पहला हक हो जाएगा, ये तो पूरी दुनिया में बांटी जानी है। तो यहाँ पर जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं कि 70 लाख के करीब जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और जो बाकी वॉरियर्स हैं उनके लिए 2 करोड़, तो अभी ऐसा नहीं, अगर मैं ये कहूं कि आम आदमी को भी ओवर द काउंटर ये वैक्सीन मिलने लगेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हमें ज्यादा एक्साइटेड अभी होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि हमको इसमें एक्साइट नहीं होना है। ये एक ही चीज हमको दर्शा रही है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन हमको मिलेगी। अब रहा सवाल सिर्फ सीरम वाली, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो उन्होंने उसके बारे में घोषणा की है, लेकिन जिस ढंग से ये स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो आधारित वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन ज़्यादा असरकारक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों की वैक्सीन, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो स्पुतनिक वाली भी वैक्सीन है, कैडिला वाली भी वैक्सीन आएगी, तो मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा रहेंगे, हर एक के डोसेजेस जो वो बना सकते हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा रहेगी। तो इस किस्म का हमको अप्रोच रखना पड़ेगा कि जो वैक्सीन जहां दे सकते हैं, जितनी मात्रा में मिलेगी उतनी हम देने की कोशिश करें, और सारे जनता को देने की कोशिश जल्द से जल्द करने का। इसके अंदर ये जो जल्द आपने शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर राय, ये देखिए, जब ये वैक्सीन आ रही है, स्पुतनिक का भी जिक्र किया अभी डॉक्टर रमन ने,
और हमने वो खबर भी चलाई थी कि हमें जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन अपनी बिटिया को ही पहली शॉट दी है, लेकिन अब उसकी खबर कहीं गौण हो गई। तो ये जो वैक्सीन आ भी रहे हैं, ये परफेक्ट वैक्सीन होंगे या अभी संक्रमण काल था, आपदा काल था, इनको फास्ट ट्रैक किया गया है, अभी इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इनको भी हमें वेट करना पड़ेगा क्या डॉक्टर राय? देखिए, किसी भी वैक्सीन या कोई भी नई ड्रग डेवलप होती है तो 2-3 अहम पहलू उसके होते हैं। एक होता है सेफ्टी दोनों, इमीडिएट सेफ्टी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी, और दूसरा जो होता है उसकी जो है इफेक्टिवनेस, कि जिस डिजीज के लिए हम उसको बना रहे हैं वो प्रिवेंट कर पा रहा है कि नहीं, उसमें भी दोनों इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। अभी तक जो भी वैक्सीन बने हैं, जैसे फाइजर का भी आपने नाम लिया, मडोना का नाम लिया, जो वैक्सीन के जो फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट आए हैं वह लॉन्ग टर्म सेफ्टी के अभी तक नहीं आए हैं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी का इनका कंसर्न बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसे जो फाइजर की वैक्सीन है, फर्स्ट टाइम इस टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं किसी वैक्सीन में। आज तक हमने यूज ही नहीं किया है ह्यूमन पे, मैसेंजर आरएनए टेक्निक का वैक्सीन जो है यूज नहीं किया गया है, तो हमें उसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जहां तक इम्यूनोजेनिसिटी की बात है, इफेक्टिवनेस, इम्यूनोजेनिसिटी भी उनकी कितनी है वो डेटा नहीं आया है। हाँ, इफेक्टिव है, क्यों जब प्लेसबो से कंपेयर किया गया है तो ये पाया गया है कि 90% वो इफेक्टिव है 2 महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने में वह 90% लोगों को जिनमें वैक्सीन दी गई थी और जिनमें वैक्सीन नहीं दी गई थी वो प्रोटेक्टेड थे। सो उनसे कंपेयर करने पे तो 2 महीने के डेटा बेसिस पे यह भी अभी पीयर रिव्यूड नहीं हुआ है, कहीं पब्लिश नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ जो पब्लिकेश किया है वो मीडिया और तो मतलब जो हम अखबार वाले भी, पत्रकार भी, टीवी वाले जो यकायक बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और लाल पीला कर देते हैं अपने स्क्रीन को, आ गई वैक्सीन, आ गई वैक्सीन, इसे अभी हमें समझना होगा, देखना होगा। अभी जो रिजल्ट्स भी आम लोगों पर इसके क्या असरात होते हैं, ये तमाम चीजें अभी देखनी होंगी। बिल्कुल देखनी होंगी, क्योंकि बिना उसके जो है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं सेफ्टी का कंसर्न बहुत बड़ा हो गया लॉन्ग टर्म, तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब देखने, इसीलिए पीयर रिव्यू जर्नल जरूरी होता है कि उसको स्क्रूटनाइज, साइंटिफिक कम्युनिटी जब एक बार स्क्रूटनाइज कर लेगी, वह अप्रूव करती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा कि कौन सी वैक्सीन बहुत अच्छी होगी, कौन सी खराब होगी, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन किसका रहेगा, ये सब। हाँ, अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो हमारा कंसर्न था इफेक्टिवनेस का, कि वो एड्रेस हो रहा है, पर अभी हमें देखना होगा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी क्या है। डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चीन से ही इस संक्रमण की शुरुआत हुई, और डॉक्टर चौबे, अब देखिए सारी दुनिया में वैक्सीन की बात हो रही है, चीन से कोई खबरें नहीं आ रही, ना सेकंड वेव या मल्टीपल वेव का खतरा वहां से नहीं आ रहा है। चीन ने ऐसा क्या किया है जो बाकी दुनिया, और खास मैं भारत के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वहां कोई वैक्सीन डेवलप कर ली है, क्या किया गया है? चाइना ने भी अपना वैक्सीन डेवलप किया है और वो ऑलरेडी मिलिट्री पर्सनल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दे रहे हैं, और जो उनकी एफिकेसी रेट है वो 90% एंड अबव है। उसके अलावा जो साइड इफेक्ट जो देखने के लिए आया है वो अभी तक तो हमें कोई रिपोर्टेड नहीं है, बट चाइना की वैक्सीन भी रेडी है और यूएई और ब्राजील में ऑलरेडी इन लोग यूज कर रहे हैं। एज सच आज के डेट में कोई भी वैक्सीन एफडीए की तरफ से कोई भी अप्रूव नहीं है। ऑल्दो फेज 3 के ट्रायल में करीब 7 वैक्सीन क्वालिफाई किए हैं, 6 और 7, उसमें से अप्रूव तो अभी तक कोई भी नहीं है। लेकिन जो भी अभी तक जो डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी जो यहाँ पे है, और उन्होंने जो रिसर्च करके जो अपनी वैक्सीन डेवलप की है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर में, तो चाइना में तो ऐसा कोई यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है, और इट इज काफी ज्यादा मतलब उसको मतलब एक तरह से देखा जाए कि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर चौबे, ये जो टाइमलाइन एक यहाँ पर आ रही है इफेक्टिवली कि लेट जनवरी अर्ली फरवरी, अब से लगभग 2 महीने बाद वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी, आपको लगता है ये एक रीजनेबल टाइम लिमिट बांधी जा रही है? नहीं,
तो एक्चुअली ये सब ट्रायल का ही फेस है बेसिकली। फेस ट्रायल का जो फेस 3 का जो ट्रायल होता है वो काफी लंबा ट्रायल होता है, इतनी जल्दी तो बनता नहीं है। हाँ, बट ये है कि चूंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है तो लोग एक तरह से वॉलंटरीली और एक लैब के एफिकेसी में सेफ्टी मेजर को देखते हुए उसको स्क्रूटनाइज करके देख के कितना सेफ है और उसको एक लगाया जा रहा है। बट एक्चुअली वो एक तरह से रिस्क फैक्टर कहा जा सकता है कि मतलब वो इतना ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं अभी, जब तक इसको हम पूरी तरह से प्रूव ना कर लें कि ये इफेक्टिवली जो है क्या बोलते हैं वर्क कर रहा है। क्योंकि किसी में इस वैक्सीन को लगाने से अच्छी खासी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। अभी तक तो चाइना में लगभग सभी लोग को एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं, तो इट्स अ गुड रिजल्ट दैट वी हैव नोटिस। बट यही है कि फ्यूचर में अभी कहना मुश्किल है कि इसका आगे का अगर ये हाँ, अभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें नहीं मालूम है। और डॉक्टर JS अरोड़ा, देखिए ये जो फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, और आपदा काल है, फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है इस वायरस के चलते। लेकिन वेस्ट से बड़ी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि लोग एक अवर्जन दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आ भी जाएगी, अभी नहीं लगवाएंगे भैया वैक्सीन। एक वो भी खतरा है क्या? ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? किस तरह से इसको आप आंकेंगे? देखो संदीप जी, ऐसा है कि ये तो अब कंपनियों की और सरकारों की मजबूरी हो गई है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीन लाने में लगे हुए हैं, और वो कंपटीशन हो गया है कि हमें 90% से ऊपर रिजल्ट देना पड़ेगा। आज से पहले किसी भी वैक्सीन में 90% से ऊपर अप्रूवल मतलब जो है इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई गई है, तो ये उनकी मजबूरी हो चुकी है। फ्लूवैक भी जो है वो भी 60% है, पोलियो भी 80-85% है। तो इसमें क्या अब ये 90% है, इसमें कई चीज देखने की है। क्या वो 90% इन्फेक्शन को रोकेगा, माइल्ड सिम्टम को रोकेगा, या स्विरिटी को रोकेगा, या निमोनिया को रोकेगा, या उसमें जो क्लॉट्स बनते हैं उसको रोकेगा, या डेथ को रोकेगा? ये 90% कितना एंटीबॉडी का इफेक्ट पड़ेगा और कब तक रहेगा? दूसरी चीज मैं आपको इसमें एक और बताना चाहूंगा कि ये इफेक्टिव कितनी देर के लिए, क्या 4 महीने के लिए, 3 महीने के, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए? मैं आपको इस एग्जांपल पोलियो ड्रॉप पे देता हूं। पोलियो ड्रॉप में अगर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ओरल वैक्सीन जो है वो जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज है जैसे इंडिया है, हमने उसको अडॉप्ट किया क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म जो उसका इफेक्टिव जो कम था, लेकिन हमने लंबे टाइम तक देख के उसको पोलियो को कंट्रोल किया। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको कितनी देर तक इफेक्टिव है, 6 महीने के लिए, साल के लिए। अगर उसकी इफेक्टिवनेस मान लो 90 से कम भी है, 80-70 भी है, और उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा देर तक है, तो वो शायद ज्यादा फायदेमंद होगी बजाय कि ये 3-6 महीने या 1 साल तक काम करे। एक तो ये चीज है। दूसरा, हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है, एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो कह रहे हैं कि अभी वो अनरिलेटेड टू वो है, लेकिन जब तक डाटा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि जैसे कि वो जो इवन इंडिया में इसका भी हुआ है, कोवैक्सीन का भी अभी भारत बायोटेक का भी है। तो ये जो चीज देखने की बात है, इसको सेफ्टी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? वैक्सीन लग भी गई तो कितने दिनों तक आपको कोरोना नहीं होगा, और 6 महीने बाद क्या फिर से हो सकता है कोरोना पूरी तरह से काबू आ जाएगा? ये अभी सवाल भविष्य के गर्त में है। एक सिर्फ जो ऑलरेडी कोरोना जिसको हो चुका है, जिसको एंटीबॉडी बन चुके हैं, अब वो सरकार जो प्राइवेट में तो आप टेस्ट करा लेंगे, एंटीबॉडी कराने के बाद वैक्सीन लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक का पहले कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करेगी फिर वैक्सीनेशन देगी। तो क्या जिसको कोविड एंटीबॉडी ऑलरेडी बने हुए हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, क्या उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। कहीं उनमें सिम्टम बढ़ तो नहीं जाएंगे? तो ये चीजें भी देखने के आएंगे। बिल्कुल। अब मैं दूसरे अहम पहलू पर जाना चाहूंगा। देखिए, संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली के ही आप आंकड़े देखिए, कल यानी कि 22 नवंबर को 121 लोगों की मौत, 21 नवंबर को 111 लोगों की मौत, 20 नवंबर को 118, 19 नवंबर को 98। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतों का भी, संक्रमण का भी। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान में भी अब दिक्कत आ गई है, गुजरात में दिक्कत आ गई है, महाराष्ट्र में फिर से पैर पसारने लगा है, हिमाचल में परेशानी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में अब मैं सभी, आप क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, और धीरज कॉल आपसे शुरू करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? अमेरिका में भी सेकेंड वेव, मल्टीपल वेव्स की आशंका है। तो यहां पर अब देखिए, महाराष्ट्र में जाएंगे तो कोरोना कार्ड होना चाहिए आपके पास, वरना अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। यूपी में एडवाइजरी जारी हो गई है, 100 से ज्यादा लोग शादी ब्याह में ना जाएं। अब शादी ब्याह का भी सीजन आ गया है, साए आ गए हैं।
नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है 8-8 शहरों में, राजस्थान में यही हाल हिमाचल प्रदेश में भी है। तो अमेरिका कैसे कोप कर रहा है? यहां पर अभी लॉकडाउन की कोई बात नहीं कर रहा है, पर ये जो संकेत हैं ये अपने आप में लिमिटेड लॉकडाउन हो रहा है कि नाइट कर्फ्यू हो रहा है, इजाजत नहीं मिलेगी, स्कूल बंद कर दिए गए, दफ्तरों में स्टाफ आधा कर दिया गया है। अमेरिका कैसे कोप कर रहा है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। चाइना के लिए आसान था, लेकिन यहाँ पर भी कैलिफोर्निया में रिसेंटली कर्फ्यू लगा है। हम लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, बार को फिर दोबारा बंद करना शुरू किया है। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया नॉन एडजेसेंट स्टेट जाएंगे तो आपको 3 दिन पहले एक कोविड टेस्ट कराना है, वापस आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, या फिर दोबारा एक टेस्ट कराना है। तो इस वजह से बहुत प्रेशर है इकोनॉमिकल एज वेल, क्योंकि सारे बिजनेसेस दोबारा बंद होंगे। इसीलिए एफडीए के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इस डाटा को तुरंत काल से देखना। जो 4 हफ्ते का प्रोसीजर है उसको वो हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करके अप्रूवल करना चाहते हैं। 50% एफिकेसी के ऊपर वो अप्रूव करना चाह रहे थे, अब 94 है। तो हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइजर का एफडीए का अप्रूवल नेक्स्ट वीक तक शायद आ जाए और एंड ऑफ द मंथ शायद वैक्सीनेशन भी मिलने लग जाए। तो मतलब ये खतरा कि कहीं इकोनॉमी का जो आर्थिक पहिया घूमने लगा है थोड़ा बहुत फिर से जाम ना हो जाए, वो भी एक बड़ा खतरा हर सरकार महसूस कर रही है। आप ये कह रहे हैं इसीलिए फास्ट ट्रैक भी हो रहा है, वैक्सीन का मामला भी, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति फिर से ना लगानी पड़े, उसको अवॉइड करना चाहते हैं सब। बिल्कुल, इकोनॉमिकल बर्डन बहुत है, और ये जानना जरूरी है कि अमेरिका की 30% पॉपुलेशन 65 से ऊपर है, जिसकी बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं, एटलीस्ट 2 से 3 डिजीजेज हैं, और रोज लोग मर रहे हैं 1000, 1500, 800। तो ये डेथ को प्रिवेंट करने के लिए वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। हाँ, आइडियल सिचुएशन में 4 साल लेके हम वैक्सीन को देखते, स्टेज 3 को रिव्यू करते, सारा डाटा करते, लेकिन रोज जाने जा रही हैं। इसीलिए इसको एक्सपेडाइट किया जा रहा है वैक्सीनेशन को। और अभी एक और कंपनी नोवावैक्स का भी रिजल्ट आने वाला है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आप जानते होंगे, कोवैक्स, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक एक 3 पार्ट्स हैं उसके, WHO भी एसोसिएटेड है। उसने 2 बिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेट करने का प्लेज उठाया है एंड ऑफ 2021, और वेरी लो प्राइस। और एस्ट्राजेनेका उसको 3.2 बिलियन वैक्सीन के डोजेस देने की वैक्सीन की तो हमने बात की, लेकिन डॉक्टर रमन देखिए पूरे देश से, और मैंने इसीलिए अमेरिका का भी पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की डॉक्टर धीरज कौल से, जो देश से जो खबरें आ रही हैं, लाहौल का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि गांव में भी, अब उस दुर्गम इलाके में भी अगर 41 में से 40 लोग संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक शादी में वो सब शामिल हुए, तो अभी जो हम अप्रोच कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, अब मास्क फिर से जरूरी महसूस होने लगा है, जुर्माना हम लगाने लगे, दिल्ली के बॉर्डरों पर आपके नेजल स्वॉब्स लिए जा रहे हैं, ये काफी है क्या, या हम दरअसल लिमिटेड लॉकडाउन की तरफ फिर से जा रहे हैं जैसे हालात बनते दिख रहे हैं? अभी सरकारें, राजनीतिक दल इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो सारे जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बोल रहे हैं, ये इसमें एक अच्छाई क्या है, ये हम सब मिलके पाल सकते हैं। सिर्फ हुआ क्या है, हुआ एक ही चीज हुई है कि 10 महीने हो गए, लोग अभी शायद फटीग आ गया कि ये बार बार हमको पहनना पड़ रहा है बाहर जाते वक्त, तो मैं क्यों न हिम्मत करके देखूं। और लोगों को एक गलतफहमी हो रही है, मैं 2-4 बार बगैर मास्क के जाके बाहर फिर के आया या किसी से मिला तो मुझे तो बीमारी लगी नहीं, तो उनके मन में ये भावना हुई है कि इसको इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये उनके मन में से निकालना, उसके लिए सारे प्रावधानों का सरकार इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं कि जुर्माना लगाना, मास्क नहीं पहनने से आपको दिखता है, रात के टाइम पे कर्फ्यू लगाना, ये क्यों हो रहा है? ये आखिरी में इसलिए हो रहा है कि लोगों को इसका इंपॉर्टेंस महसूस होए। पर ये काफी है क्या सर? ये काफी है क्या? देखिए हमारे समाज में एक बड़ी जमात ऐसी है, हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड है, वो नहीं मानते हैं और संक्रमण उसके चलते फैलता है। सरकारें भी देखिए, चुनाव होते हैं, अब हिमाचल में रैलियों पर पाबंदी लगा दी, बिहार में हमने देखा ना रैलियां हो रही हैं, सरकार भी कुछ इस तरह के संकेत देती है। आदमी कहता है ये कर सकते हैं, अब अरविंद केजरीवाल अक्षरधाम में पूजा करेंगे दीपावली के दिन, दिल्ली वासी को कहेंगे घर में बैठे रहो, तो लोग नहीं मानेंगे ना। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज आप जो बोल रहे हैं कि कुछ चीजों में डिस्कॉर्डेंस जो है
कि हम जो बोलते हैं क्या हम पाल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात अगर मुझे कहनी है तो मुझे लगता है इन चीजों की वजह से हमारी मेमोरी को एक चेतावना मिलेगी कि हम पहले जिस ढंग से रहे थे उस ढंग से अगर हम फिर से रहना शुरू किए तो शायद ये बीमारी का डर हमको नहीं रहेगा। क्या ये कामयाब हो सकेगी? कामयाब तो हो सकती है, क्योंकि हर एक के हाथ में अपने जान की सुरक्षा, अपने फैमिली में रहने वाले मेंबर्स की सुरक्षा, और हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं, जो रिलेटिव्स रहे या फ्रेंड्स रहे, उन लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर सब मिलके अगर हम सरकार का साथ दे, सरकार एक ही चीज कर सकती है, सरकार बार बार लोगों को बोल सकती है, लेकिन आखिरी में ये मेरी खुद की जिंदगी है। अगर मेरे जिंदगी को मुझे बचाना है, मेरे घर में ये कोरोना वायरस का छाया नहीं गिरना है, तो मैंने सब मिलके वो सरकार को साथ देना, ये नहीं, करना सरकार देखिए, आपने जो फटीग की बात की, आम आदमी की तो जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर राय देखिए, सरकार में भी, हमारी व्यवस्था में भी एक फटीग आ गई क्या? ये मैंने पहले भी चर्चा की है अपने शो में कि पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर मैं नोएडा का उदाहरण दे चुका हूं कि डीएम से लेकर सीएमओ से लेकर सब एक्टिव हो जाते थे कि भाई ये केस आया, पता करो ये कहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी। अब सब कुछ खत्म है। अब असाइनमेंट पर ही मेरे एक सहयोगी वो गए नोएडा में सरकारी दफ्तर में, सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने, नहीं हुआ, कोविड फैसिलिटी गए, नहीं हुआ जी, बहुत गंभीर होगा तब करेंगे। तो एक व्यवस्था में भी फटीग आ गई है ना। जी हाँ, देखिए किसी भी इस टाइप की एपिडेमिक के डिफरेंट फेजेस होते हैं और स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए, और जो भी होना चाहिए एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अब ऑलमोस्ट 11-12 महीने पुराना वायरस हो गया है, काफी एविडेंस है, हमने जनरेट कर लिया है, तो हमारा एविडेंस बेस्ड ये होना चाहिए। ये जितनी लॉकडाउन और ये सब है नी जर्क रिएक्शन है और कुछ नहीं है। अब जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मास्क जो है शायद उससे ज्यादा इफेक्टिव है, किसी भी लॉकडाउन से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करना उससे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर ये सब फॉलो करते रहें, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन और ये स्ट्रेटजी वो सिर्फ कुछ दिखाने के लिए है, इसका कोई साइंटिफिक इससे कोई चेन ब्रेक नहीं होती कि आप चेन ब्रेक कर दो कि भाई आप एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा है। नहीं, चेन ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि आपने ब्रेक कर दिया और आगे से केसेस नहीं होंगे। हमने इतना कुछ किया, हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा लॉकडाउन किया और इस स्तर का लॉकडाउन किसी देश ने नहीं किया, फिर भी हमने ब्रेक नहीं किया। हाँ, स्लो प्रोग्रेशन जरूर थोड़ा सा कर लिया, वह हो सकता है स्लो प्रोग्रेशन, लेकिन आप ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जो है एक ही है, और स्लो प्रोग्रेशन ही अगर करना है तो ये स्ट्रेटजी जो है मास्क पहनना, आपका सोशल डिस्टेंसिंग करना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना, ये सब जो है ज्यादा जरूरी है किसी भी लॉकडाउन। नहीं, आप देखिए ना, हमारी जो आबादी है डॉक्टर राय, इतनी बड़ी आबादी है, 130-132 करोड़ का देश। अगर मैं कह रहा हूं 10% नहीं, 1% लोग भी ये बात ना माने, सोशल नॉर्म्स, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क ना लगाएं, तो 1% 132 करोड़ का 1 करोड़ 32 लाख हो जाता है। बहुत देशों की आबादी इतनी है। जी हाँ, और अब जो है वही मैंने कहा कि एविडेंस बेस्ड हमें जो है डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन की हम हमेशा तारीफ करते थे कि इसके सारे डिसीजन एविडेंस बेस्ड होते हैं, और हम क्रिटिसाइज करते थे इंडियन मेडिसिन को कि उनके पास एविडेंस नहीं है। आयुर्वेदा और ये जो है करंट सिनेरियो में जो है हम भी एविडेंस को नहीं मान रहे हैं। जो भी एविडेंस हो रहा है, या तो मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर हम डिसीजन ले लेते हैं, एविडेंस पे डिसीजन नहीं लेते। देखिए, यूएस की बात कर रहे हैं, आज 2 लाख केसेस हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट जो है 1% से ज्यादा नहीं है, कभी 10% था। 30,000 भी केसेस आ रहे थे शुरू में जो उनका था। अगर मार्च अप्रैल के समय पूरे यूरोप में 10 से 15% मॉर्टेलिटी हो रही थी, क्योंकि अब जो है उन्हें लग गया कि सबको हॉस्पिटल में ले जाके हमने अननेसेसरी भीड़ बढ़ा दी, जिसको जरूरत थी उसको बेड नहीं मिल रहा था, कि नहीं अब होम आइसोलेशन पे किया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं ये जो लॉकडाउन का है, ये अब ये 11 महीने हो गए वायरस को, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे में डॉक्टर संजीव चौबे, एक सेकंड, डॉक्टर संजीव चौबे, मैं चाइना का एक्सपीरियंस, आजकल चाइना की बातें यहां पर करना ऐसा हो जाता है कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। चाइना में अगर कोरोना की बातें, खबरें कम आनी शुरू हो गई हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया? क्या वहां पर लॉकडाउन था? वुहान को तो बिल्कुल कंटेनमेंट जोन में कर दिया था। क्या कुछ भारत सीख सकता है चीन से?
देखिए, भारत में जो लॉकडाउन लगाया गया था बहुत सही टाइम पे लगाया गया था, बट जैसे कि पहले के डॉक्टर्स ने भी बोला कि अब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भी उतनी केयर नहीं हो रही है। तो बेसिकली अब क्या है कि लोग हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है कि अनुशासन की कमी है, और चाइना में एक ये है कि अनुशासित देश है, यहाँ लोग फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि ये प्रायोरिटी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वो तो अभी है ही, क्योंकि हम वैक्सीनेशन पर भी कोई कमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन जब मुझे जो लगता है, क्योंकि एक सिंपल वैक्सीन को बनाने के लिए, जैसे पोलियो हो गया या मम्स हो गया, मम्स भी 1960 में भी 4 साल लगे थे उनको वैक्सीन बनाने में। तो आप 10 महीने में 11 महीने में किसी का वैक्सीन तो बना के और बस वो बना के आप उसको अप्रूव तो नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज वेल प्रूव्ड, वो टाइम लगेगा ही। अब हमारे पास जो सीखने के लिए क्या है चाइना से, कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट की दोष नहीं है, गवर्नमेंट अपने गाइडलाइन और रूल्स सब कुछ कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने इनडिसिप्लिन हैं कि वो अब उसकी मैं उसमें कोई गलती उनकी नहीं निकालना चाहता हूँ कि वो इतनी डिसिप्लिन, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो वर्क का जो लोग है वो डेली बेसिस पे काम करने वाला लोग हैं, उनको डेली अर्न करना चाहिए। तो लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर जान है तो जहान है, एक प्रोग्राम भी आता था। नहीं, पर सब कुछ सरकार, देखिए संजीव, अगर नागरिकों के भरोसे छोड़ देगी कि जी हम तो बता सकते हैं, मास्क लगा लो, 2 गज दूरी कर लो, कुछ कड़ाई, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कुछ बाजार खोलने के वक्त, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी, ये तो सरकार करेगी ना। ये आम आदमी से ही उम्मीद लगा के बैठोगे तो फिर तो वो हो गया ना। मुझे नहीं मालूम, मैं बड़ा सरकारी बसों में घूमा हूं अपनी जवानी में, उसमें एक वो लिखा होता था, यात्री अपने सामान और अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है। हाँ, सही है। तो ये पूरे देश में पट्टा लगा दें क्या कि आप अपनी जान और अपनी हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी? देखिए, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑलरेडी सभी की स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने गाइडलाइंस और अपने रूल्स, प्लस सेंट्रल भी अपने गवर्नमेंट जो रूल्स हैं वो फॉलो मतलब अपने गाइडलाइंस लगा रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको कितना सीरियसली अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। हमें एक 0 लेवल से लेकर एक हायर लेवल तक को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कंट्रोलिंग द कोरोना, यहाँ पे ये था कि जब हम लोग लॉकडाउन में थे शुरू में, जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कर रहा हूँ, तो पुलिस वॉज अंडर द, हमारे यहाँ सोसाइटी में एक सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट होता है, पुलिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट के अंदर काम करती थी, क्योंकि जो अगर जहां, और वो लोग हर गेट पे पास देते थे और वो पास को फॉलो करते थे। प्लस ऐप भी बनाए गए, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऐप बनाए गए, हर प्रोविंस का अलग अलग ऐप बनाया गया कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपकी पूरी डिटेल मालूम चल जाती थी कि आपने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, कब किया, कितना किया, तब जाके। और उस वक्त तो 1% अलाउड था, जो घर में रहता है उसी को ये अलाउड था कि वो एंटर करेगा। तो मतलब आपने कहा क्लियर कट गाइडलाइंस थी, लेकिन डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, देखिए अभी डॉक्टर संजीव चौबे जो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग राज्य कदम उठा रहे हैं, ये अलग अलग राज्य क्यों हो रहा है? हमारी एक नीति क्यों नहीं है? किसी राज्य में 200 लोग शादी में शरीक हो सकते हैं, यूपी ने अब 50 कर दिए, किसी ने 100 कर दिए, किसी ने 50 कर दिए। कहीं पर स्कूल खुल रहे हैं, कहीं पर स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, कहीं पर सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं, कहीं पर आधा स्टाफ जाएगा। अरे राज्यों की समस्या थोड़ा है डॉक्टर साहब, ये पूरे देश की समस्या है। एक तरह की गाइडलाइंस पूरे देश में लागू क्यों नहीं होती हैं? जी जी संदीप जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं कहने वाला था वही आपने शुरुआत करी है। वो है कि देखो, एक बात है, अब आपने ये देखा है कि जैसे हम कहते हैं फेस्टिवल सीजन के अंदर दिवाली के बड़ा है, अब इससे बहुत बड़ा कारण आप देखो जो वीकली बाजार है, अब वहां इतना रश होता है कि आप 10 फुट के अंदर करीब 20, 25, 30 लोग एकदम इकट्ठे खड़े होते हैं। ऐसे जो मार्केट, जो रश वाली मार्केट्स हैं, जो वीकली बाजार है, या ऐसे माल जहां रश ज्यादा है, उनको तो अगर बंद करना ही चाहिए। अब इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन हुआ, आपने देखा कितना वहां के कानून को तोड़ा गया। अब और जगह एमपी के अंदर रैलियां हुई। अब देखो, अगर सरकार ही अगर इलेक्शन में रैली करेगी और इस तरह के बाजार खोलेगी तो ओपन तो होगा ही होगा।
नहीं, ये तो सबसे आपको बड़ा रोकना जोक ही ये चाहिए। है डॉक्टर अरोड़ा, बीच में रोक रहा हूं, हिमाचल जहां पर कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां रैलियों पर रोक लग गई है। जहां चुनाव हो रहे थे वहां धमाधम में रैलियां हो रही हैं, जहां चुनाव ही नहीं है वहां पे कहा जा रहा है नहीं, रैली नहीं होने देंगे जी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बिहार और एमपी में इतनी रैलियां हुई हैं, अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं सारे बाजार ओपन खुल चुके हैं, खासतौर से जो वीकली बाजार का है उसमें तो इतना ज्यादा रश होता है कि वहां तो कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। और शादियों के अंदर भाई 200 लोगों की क्या जरूरत है, अगर वाकई शादी करनी है तो ठीक है 50 लोग में कर सकते हैं, और ये नॉर्म ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए कि जहां भी है 50 लोग से नहीं ज्यादा नहीं, नहीं इसमें भी राजनीति होने लगती है ना डॉक्टर अरोड़ा। राजनीति ऐसे होगी, छठ पर अगर पाबंदी लगाई गई, अरे दीपावली पर पाबंदी नहीं लगी, छठ पर क्यों लगा दी? आप बिहार के जो झारखंड के लोग हैं, छठ मैया में जिनकी आस्था है, उनका अपमान किया जा रहा है। मंदिरों में भी यही हुआ कि नहीं? सही बात है। हर बात मैं में तो हम नहीं धर्म बोल- ले आएंगे, राज्य ले आएंगे, कहीं ना कहीं कोई राजनीति हावी करने का, राजनीतिक नफा नुकसान आंकने लगते हैं। जान का नफा नहीं यहाँ पर या नुकसान नहीं देखने को तैयार हम। संदीप जी, जब तक हम इससे धर्म और राजनीति को अलग नहीं करेंगे ये कोरोना का और ज्यादा फैला हुआ। ये राजनीति के कारण ये डिसीजन कुछ गलत हो जाते हैं और कुछ धर्म के कारण गलत हो जाते हैं। हमें धर्म और राजनीति को अलग करके इसको साइंटिफिक तरीके से जो है कानून लागू करना चाहिए, तभी होगा। और हाँ, पब्लिक को जरूर है कि अगर सही वैक्सीनेशन जो है वो आपका मास्क और सोशल डिस्टेंस है, अगर आप ये नहीं करोगे तो सरकार तो है इतनी जल्दी ज्यादा नहीं कर पाएगी। और वैक्सीनेशन जो है आम पब्लिक तक कम से कम 3 साल तक आने वाली नहीं है, 1 साल तो लग जाएगा, जो हाई प्रायोरिटी है। इसमें सरकार से मैं एक बात जानना चाहूंगा, इन्होंने 3-4 कैटेगरी रखी है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि पहले अगर डॉक्टर्स होगा या नर्सिस होगा या पहले आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एज है, कोमोबिडिटी है, तो पूरा स्लैब बन जाना चाहिए कि ताकि हर एक को पता हो कि मेरा नंबर कब आने वाला है। लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि हमें फरवरी मार्च में तो वैक्सीन मिल जाएगी, जबकि सरकार वो तो नहीं मिलने वाली है, इसीलिए आप एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, क्या आपका मानना है, जैसे डॉक्टर राय कह रहे हैं कि लॉकडाउन विल सर्व नो पर्पस, क्या लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, कुछ कर्फ्यू करना पड़ेगा, या जैसे चल रहा है लोगों के भरोसे, लोगों को हिदायत देकर ही काम चलाना पड़ेगा? डॉक्टर अरोड़ा, आखिरी सवाल। पार्शियल लॉकडाउन चाहिए और जहां रश ज्यादा है वहां पर तो जरूर ही चाहिए, ये मेरा तो ये मानना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए हमने आज वैक्सीन की भी बात, कब तक आएगी, उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, कितने दिनों तक उसका काम चलेगा, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक हमने साझा की है। और आपको देह दूरी बनाए रखनी होगी, मास्क लगाए रखना होगा। सरकार अभी लॉकडाउन की तरफ तो जाती नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी और आपके परिवार की सेहत, उनकी वेलबीइंग की जिम्मेदारी आपके हाथ है, तो इसे जरूर निभाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल